तो हेलो फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। दर्शाइए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र की गति को स्थिर रहती है। तो अथवा में दे रखा है कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। दर्शाइए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र रेखीय संवेग संरचना के नियम का पालन करता है। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीक़ा से होता है कि किसी कण के कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए। दर्शाइए कि किसी कण के कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर उस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है या नहीं। तो पहले तो देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं और दर्शाइए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र की गति स्थिर रहती है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम ठीक है, पहला क्वेश्चन ये वाला देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। तो किसी वस्तु या निकाय, ठीक है, या सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान एकत्रित माना जा सके। ठीक है, तो किसी वस्तु या निकाय सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है। मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसका बिंदु क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। जो द्रव्यमान केंद्र यानी कि एक कोई जैसे वस्तु है, ठीक है, तो उसका जो बीच का जो होगा सेंट्रल, उसे क्या होंगे, उसे द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। तो उसका जो संपूर्ण एकत्रित उसके मान लेते हैं। तो यदि वस्तु या किसी निकाय के विभिन्न कणों के द्रव्यमान जैसे m1, ठीक है, m1 m2 m3, ठीक है, डॉट डॉट आदि, तब उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर यानी कि स्थिति वेक्टर r वेक्टर निम्नलिखित समीकरण से दिया जाता है। ठीक है, तो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r वेक्टर r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसका जो गुणांक क्या दे रखा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो समीकरण नंबर इसे 1 कह देंगे। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 ये टर्म क्या है, कंटिन्यू होती है। तो r वेक्टर इक्वल टू समेशन लगा देंगे, क्योंकि जो कोई भी कंडीशन अगर m1 प्लस m2 m3 डॉट डॉट और अनंत तक जाती है तो समेशन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि mi उनकी i इक्वल टू 1, i बराबर 1 रखने पर, और n क्या है, नंबर, तो समेशन mi और ri वेक्टर यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होता है mi, ठीक, और ri वेक्टर ये r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर। तो समेशन i बराबर 1 n वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर m1 प्लस m2 यहाँ पे समेशन लगा देंगे और समीकरण नंबर 2 से कह देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान समेशन i इक्वल टू 1 mi इक्वल टू m लेने पर, यानी कि इसके बराबर कैपिटल M माना। ठीक है, तो r वेक्टर बराबर क्या कहेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, समेशन i इक्वल टू 1 mi ri वेक्टर, तो कैपिटल M यहाँ ऐसे रखेंगे, समीकरण में से 3 कह देंगे। तो समीकरण 3 को अपकलन करने पर, तो इसको अगर अपकलन करेंगे तो क्या होता है, देखो इसका अपकलन करेंगे तो dr वेक्टर अपॉन dt, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr वेक्टर अपॉन dt, और ये क्या है, dr वेक्टर अपॉन dt को हम b वेक्टर कहते हैं। तो इक्वल टू 1 अपॉन m बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है जैसा कि इसका मतलब मानो m1 r1, ठीक है, समेशन मान लेते हैं, समेशन हटाएंगे तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2
R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 चलता रहता है, ठीक है। तो प्लस डॉट डॉट चलता रहता है, ठीक है। समीशन हट जाएगा और इस तरीके से कंडीशन लागू हो जाएगी। फिर M1 हमने क्या किया, फिर M1 को ऐसे रखा, ये वाला M1 है, इसको यहाँ पे हमने ऐसे रखा, ठीक है। और R1 का करेंगे तो DR1 वेक्टर DT प्लस M2 को हमने ऐसे रखा और DR2 वेक्टर अपॉन DT, तो प्लस डॉट 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 कैसे चलता रहता है। यहाँ फिर से B वेक्टर कह देंगे, ठीक है। DR वेक्टर अपॉन DT क्या करेंगे, B वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन M। अब ये M1 है तो उसे अगर DR1 वेक्टर DT है तो इसे हम B1 वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर किया तो इसी तरीके से यहाँ कर देंगे, तो M2 और B2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है नेक्स्ट टर्म में, तो B वेक्टर है इक्वल टू 1 अपॉन M, यानी कि क्या होता है, यानी कि P1 वेक्टर इक्वल टू M1 और B1 वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। इसे हमने क्या है, P1 वेक्टर इक्वल टू M1 वेक्टर और P1 वेक्टर B1 वेक्टर, ठीक है। तो B वेक्टर का क्या 1 अपॉन M तो ऐसे ही रहा, और M1 और B1 वेक्टर को क्या कह देंगे, P1 वेक्टर कह देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर P2 वेक्टर कह देंगे, तो डॉट 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 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, ऐसे चलता रहता है। अब समीशन I बराबर इक्वल टू 1 और समीशन N, ठीक है। समीशन N तो PI, क्यों, क्योंकि यहाँ PI हमने क्या कहा था, I बराबर क्या है 1 रखनी, तो I बराबर 1 है ना, तो P1 सही ना, P1 ऐसे P2 ऐसे P3 है ना, इसी तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, तो अगर हम समीशन लगा देंगे तो ये टर्म ओनली PI में रह जाएगी, क्योंकि ये P1 प्लस P2 क्या होता है, समीशन लगाने पर ये हट जाती है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे ओनली, अगर समीशन हटाएंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी, और ये और समीशन लगाएंगे तो ये वाली कंडीशन हट जाएगी, ओनली ये कंडीशन आ जाएगी। तो I बराबर 1, M तो ऐसे ही रखा, ठीक है। अब अर्थात तो B वेक्टर उसमें क्या ले लिया हमने, P टोटल ले लिया है, क्योंकि P1 प्लस P2 और P3 यहाँ पर क्या है टोटल ले लिया, तो अपन M, ठीक है। यहाँ पर टोटल ले लिया और अपन में क्या कैपिटल M। अब इससे क्या कर सकते हैं, M की हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो P टोटल बराबर कितना आ गया, M भी, देखो भाई कंडीशन आएगी ना, यही कंडीशन आएगी, P1 वेक्टर बराबर M1 B1 वेक्टर, यानी कि B वेक्टर वाला इक्वल टू P टोटल, ठीक है। जो P1 है P2 P3 टोटल ले लिया हमने, तो M कैपिटल बटे कैपिटल M की मल्टीप्लाई हमने किससे की थी, B वेक्टर से की थी, तो P टोटल कितना आया हमारा, M B वेक्टर आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से एक यहाँ से देखते हैं कि निकाय का जो संवेग है वो बराबर रहता है द्रव्यमान केंद्र का संवेग, ठीक है। निकाय का संवेग और इक्वल टू द्रव्यमान केंद्र का संवेग कितना है, बराबर रहता है, ठीक है। जहाँ हमने टोटल लिया था P, ठीक है, यानी कि हमने P टोटल लिया था, तो यही समीशन लगा देंगे ना, समीशन लगा देंगे ये वाला सेम कंडीशन लगा देंगे, M हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो द्रव्यमान केंद्र का संवेग है, तो इसलिए हमने यहाँ निकाय का संवेग लिया है, तो I बराबर 1 और PI 1, ठीक है। तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग ये कहलाता है, ठीक है। निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समीशन लगाने पर ये संपूर्ण आगे कहना कहा ना कि M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण तो समीशन लगाएंगे तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आ गया, टोटल आ गया, ठीक है। सिंस भारी बलों को अनुपस्थिति में संपूर्ण संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। मेन बात तो हमारी यही है कि जो बाहरी बल होते हैं, बाहर की ओर से लगते हैं, वो अबर्जेंस में संपूर्ण संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। अनुपस्थिति में संपूर्ण जो संवेग रहता है वो स्थिर रहता है, अतः P वेक्टर इक्वल टू एक स्थिरांक, अतः B वेक्टर एक स्थिरांक होता है, यानी कि B वेक्टर बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो कांस्टेंट तो होता है, तो ठीक है। अतः बाहरी बलों अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा।
क्वेश्चन पूछ रहा था कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, तो हमने द्रव्यमान केंद्र को तो इससे कहते हैं, ठीक है, ये क्या याद कर लेना, ये पूरा द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो दर्शाइए कि बाह्य बल पूछ रहा है ना, बाहरी बल यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र की गति स्थिर रहती है, तो ये पूछ रहा है ना। तो हमने यही कहा था कि अतः बाहरी बलों अगर बाहरी बलों को अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग स्थिर रहता है, ठीक है, इसमें यही पूछ रहे थे कि स्थित रहता है, तो स्थिर ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए और दर्शाइए कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र रेखीय संवेग संरचना के नियम का पालन करता है, ठीक है। अथवा में ये भी पूछ सकता है, अथवा में ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर अथवा में ये पूछ सकता है। तो ये पूछेगा ये क्वेश्चन, तो ये सेम है, ठीक है, इन दोनों को सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान किससे अब कह रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए, तो यानी कि द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन यही होगी, ठीक है। तो आगे सब कुछ यही है। और जो कहता है रेखीय संवेग संरचना का नियम का पालन करता है, हाँ ये रेखीय संवेग नियम का ये पालन करता है, ठीक है। तो यहाँ से वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कण के कोणीय संवेग, ठीक है, किसी कण के कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए, ठीक है। दर्शाइए कि किसी कण के कोणीय संवेग की परिवर्तन दर उस पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसमें और क्या पूछ रहे हैं कि किसी कण के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी जो कोई कण होता है, पार्टिकल्स होता है, वो एंगुलर मोमेंट के जो परिवर्तन पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है या नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, कोणीय संवेग है, ठीक है, कोणीय संवेग की डेफिनेशन पूछी थी, तो डेफिनेशन ये है कि किसी कण के, ठीक है, किसी कण के रेखीय संवेग के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है, को कोणीय संवेग कहते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टिकल्स है जो और उसके लीनियर मोमेंटम के किसी बिंदु के सापेक्ष वो क्या है, आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। मैं यही पूछा क्या कि कोई पार्टिकल्स होता है और उसका क्या होता है, एक बिंदु होता है कि वस्तु है, तो उसका एक बिंदु होता है ना, तो उसकी वो रेखीय बिंदु, मतलब कि ऐसा जो बिंदु मान लो, ठीक है, ये बिंदु है, तो ये रेखीय है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम है, तो इसका जो बिंदु के सापेक्ष, इसके बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, कोणीय संवेग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। अर्थात कोणीय संवेग के तहत जे वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो इस समीकरण को बंद कर देंगे। अब यहाँ क्या है, आर उस बिंदु से कण की लंबवत दूरी है, ठीक है, उस बिंदु से मतलब कण की लंबवत दूरी है, तो समीकरण को एक को अपकृत करने पर, यानी कि एक को क्या करेंगे, डिफरेंशियल्स करेंगे, तो उसको डिफरेंशियल्स करेंगे, तो समीकरण एक को डिफरेंस करेंगे तो डी जेड वैक्टर अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है, टी के सापेक्ष हो रहा है। और आर वेक्टर, जब आर वेक्टर का कराएंगे इसका, तो डी आर वेक्टर इसका आएगा, ठीक है, और क्रॉस पी वेक्टर ऐसे रहेगा, क्योंकि इसमें क्या लग जाता है, प्रोडक्ट रूल लग जाता है, ठीक है। तो पहला आर का किया तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आया, और क्रॉस पी वेक्टर को ऐसे रह देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ पर लग गया प्लस, फिर आर वेक्टर ऐसे ही रहा, और क्रॉस पी वेक्टर क्या करेंगे, तो टी पी वेक्टर अपन डी टी, और समीकरण नंबर से 2 दे देंगे, ठीक है। एंड्स डी जेड वेक्टर डी टी इजगल टू बी वेक्टर होता है, क्योंकि डी आर वेक्टर अपन डी टी क्या होता है, बी वेक्टर होता है, ठीक है। वो पीछे आपने अभी द्रव्यमान केंद्र में किया था, डी आर वेक्टर अपन डी टी में क्या किया था, बी वेक्टर लगाया था, तो इस यहाँ पे भी लगाएंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस और पी वेक्टर भी हमने एम बी वेक्टर लगाया था, हाँ एम वन बी वन वेक्टर था, वो आर वन वेक्टर था, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, एम बी वन, ठीक है, एम बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस आर वेक्टर ऐसे रहा क्रॉस में। अब यहाँ पे भी इसे डी पी वेक्टर अपन डी टी है ना, तो इसे एफ वेक्टर कह देंगे, ठीक है। तो एफ वेक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है,
आगे हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन न्यूटन का लाएंगे, एक नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ाएंगे। तो डी पी वेक्टर अपन डी टी क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, उसके बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंस न्यूटन की द्वितीय नियम से डी पी वेक्टर अपन डी टी क्या होता है, एफ वेक्टर होता है। ठीक है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, एफ डी पी वेक्टर अपन एफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो अब पी वेक्टर है, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर। एम को अगर मल्टीप्लाई में एम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कोई भी अगर बी वेक्टर में डबल हो तो वो शून्य होता है। ठीक है, यहाँ से डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और प्लस आर वेक्टर ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एम बी वेक्टर था, हम इसे आर वेक्टर कहते हैं। एम बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जाएगा 0 आ गया। आर वेक्टर को प्लस में ऐसे लिखा और क्रॉस एफ वेक्टर को भी ऐसे लिखा, तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे मैंने किया था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पे ऐसे ही रहा। ठीक है, अब किसी बल के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को बल कहते हैं। यानी कि अगर किसी बल है, ठीक है, कोई फोर्स है कि वो किसी बिंदु के सापेक्ष, और कोई फोर्स बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, मूवमेंट को बल कहते हैं। मतलब कि किसी बल के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि आर वेक्टर है क्रॉस एफ वेक्टर है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष आर वेक्टर के सापेक्ष और ठीक है बिंदु किसी बल के सापेक्ष, इन दोनों के सापेक्ष को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, टर्क्यू कहते हैं। टर्क्यू मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, टर्क्यू कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन क्या होता है, देखो डी जे वेक्टर में डी टी था, डी जे वेक्टर अपॉन डी टी ऐसे रखा, आर वेक्टर ऐसे रखा, क्रॉस एफ वेक्टर ऐसे रखा, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, ए टॉय वेक्टर कहते हैं। इसे टॉय से प्रदर्शित करते हैं, किसे, बल आघूर्ण को। ठीक है, तो यहाँ पे यही पहले दे रखा था कि किसी बल के किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर कण पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर कण पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आज के लिए यही। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें जरूर, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देख पाएँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी पार्ट 1 के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बताया था मैंने। तो ये डेफिनेशन पूछ लेता है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये डेफिनेशन के बारे में दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, जिस दिन परीक्षा दे के आओ उस दिन देख रहे हैं ना, ये 100% बता रहा हूँ, ये 100% आएगा। ठीक है, ये किसी कण के कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए, या फिर द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा दीजिए, और कहता है सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र रेखीय संरचना के नियम का पालन करता है या नहीं, ये 100% पूछेगा। ठीक है, और जिन दोनों में से 100 ये अथवा में आते हैं ना, इनमें से इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत तो ईजी है, एक बार याद करने से तुरंत याद हो जाएगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।